नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में नौकरी कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे ज्वाइन करते समय आपसे एक बॉन्ड भरवाता है, यानी कि एक बॉन्ड पे साइन करवाता है, जिसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या सच में रेलवे में नौकरी छोड़ने पर पूरी ट्रेनिंग का पैसा देना होता है, या फिर कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, 5 साल की सेवा अनिवार्य है या नहीं है, और आपका जो श्योरिटी होता है इसके अंदर वो भी क्या इसके लिए जिम्मेदार होता है या नहीं है। तो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके कंप्लीट करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं अपने असली रेलवे इंडिमनिटी बॉन्ड की एक एक लाइन आपको पढ़कर और उसका मीनिंग बताऊंगा कि क्या रेलवे जो बॉन्ड होता है, रेलवे का बॉन्ड, उसके अंदर रेलवे ने क्या लिखा है, वो सभी जितनी भी बातें हैं ना और जितने भी कंफ्यूजन है ना आपका, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद में डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में बहुत सारे रूल आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हाइप देना ना भूले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडिमनिटी बॉन्ड है ये मेरा खुद का है और रेलवे के द्वारा भराया गया था जब 2022 के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। यहाँ पे मैंने जितने भी नाम और जो गवाह विटनेस वगैरह है और श्योरिटी है, उनका जो नाम एड्रेस वगैरह है वो प्राइवेसी के तौर पे मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सारा कि आप किससे साइन करवा सकते हैं और कौन सा श्योरिटी हो सकता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इंडिमनिटी बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंडिमनिटी बॉन्ड का अगर हिंदी में मैं आपको अनुवाद बताता हूँ तो इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र। क्षतिपूर्ति बंध पत्र मतलब जैसे कि रेलवे को किसी चीज से क्षति हुई हो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उसी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड है जिसपे रेलवे के द्वारा आपसे साइन लिए जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार यानी कि रेलवे और जो कैंडिडेट होता है, जो ट्रेनी होता है, उसके बीच का एक समझौता समझ सकते हैं आप, कि जब आपको यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ों का खर्चा होता है, आपको रखने का, खिलाने का, पिलाने का, सारी बातों को ध्यान में रख के, और अगर आप मान लीजिए आप इतना रेलवे खर्चा करके आपको ट्रेनिंग वगैरह दिला रही है और बीच में आप छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो उसमें रेलवे का भी नुकसान होता है। तो उसी को पूरा करने के लिए रेलवे इंडिमनिटी बॉन्ड पे साइन करवाते हैं आप लोगों से। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडिमनिटी बॉन्ड है ये मेरा खुद का है, मैंने बनवाया था 2022 के अंदर, नवंबर 2022 में जब मेरी ज्वाइनिंग थी उससे पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे 50 रुपए का ये स्टैम्प है, एडहेसिव करके, स्पेशल एडहेसिव करके। यहाँ पे इंडिमनिटी बॉन्ड अब आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको जब इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाने के बाद में रेलवे आपको दोबारा से बुलाएगा, उसके साथ फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये इंडिमनिटी बॉन्ड, साथ में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म करके देगा। तो वो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके वो लेके जाना है। इंडिमनिटी बॉन्ड जो है ये अच्छे से फिल करके लेके जाना है। तो इसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना है, इसमें फिल करने का कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से आपका जो डेट रहेगा ना जब आप ये बनवा रहे हो, वो डेट यहाँ पे होनी चाहिए। आपका नाम, जो भी कैंडिडेट, गर्ल्स है बॉयज है जो भी है, उसका फादर नेम, और उसके बाद में जो नीचे यहाँ पे आएगा ना, ये वाला जो एड्रेस मैंने यहाँ पे एड्रेस नाम वगैरह जो हाइड कर रखा है, यहाँ पे आएगा आपका श्योरिटी का नेम, फादर नेम और उसका एड्रेस, बस। साथ में उसकी पे स्लिप लगेगी, यहाँ पे सैलरी स्लिप जो रहती है वो लगेगी, आधार कार्ड उसका लगेगा। तो चीज आपको ये इंडिमनिटी बॉन्ड के साथ लगाते हैं जब आप लेके जाओगे तब उस टाइम पे। तो ये यहाँ पे इसका नाम रहता है। श्योरिटी कौन देगा? जो श्योरिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो, किसी में हो, किसी का भी लग जाएगा। लेकिन श्योरिटी देने का मतलब होता है कि वो कैंडिडेट आपको जानता हो। तो क्योंकि उस कैंडिडेट के लिए दिक्कत है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि बीच में अगर आप कभी छोड़ते हो, आप पैसा नहीं देते हो, बिना बोले रेलवे को जाते हो, तो रेलवे फिर डायरेक्ट उससे वसूलती है। अब चलते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे आप दिया हुआ है, जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, वेरियस से लेके और यहाँ पे कंडीशन तक का। तो इसका मैं देखो इंग्लिश में पढ़ के अगर हिंदी में रिप्लाई करूंगा, हिंदी में अनुवाद करूंगा, उसके बाद में फिर आपको समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपका जो इसमें जो मेन बातें दी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द गवर्नमेंट हैज इंगेज्ड द ट्रेनी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द ज्वाइनिंग रिपोर्ट डेटेड executed by and between the trainee and the government, and whereas the surety is interested in the welfare of the said trainee and therefore
हैज एग्रीड टू दीज प्रेजेंट एज श्योरिटी। कहने का मतलब है कि जो ट्रेनी है ना, तो सरकार ने यानी कि रेलवे ने जो ट्रेनी को ज्वाइन किया गया है, वो जो भी टर्म्स कंडीशन दी गई है उसके आधार पे उसको ज्वाइन किया गया है। उसके अलावा जो श्योरिटी है ना, वो श्योरिटी मतलब श्योरिटी का यहाँ पे इंटरेस्ट है किसमें, वेलफेयर, किसके प्रति, आपके ट्रेनिंग के प्रति मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो श्योरिटी ने इसीलिए उसको अपनाया है, एग्री किया है, तो यहाँ पे करके ये दिया है। बाकी जो यहाँ पे आप नीचे पॉइंट देखोगे, जहाँ पे दिया हुआ देखो मिनिमम आपको 5 साल, यहाँ पे बोला गया मिनिमम जो आपके 5 साल सर्विस वो आपको करना पड़ेगा। अब इसका मैं सरल भाषा में जो पूरा पैराग्राफ इसको बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप ट्रेनिंग के बाद में 5 साल की सेवा नहीं करते हैं, यानी कि सर्विस नहीं करते हैं, रेलवे को छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए आप इस्तीफा दे देते हैं, या फिर रेलवे के द्वारा ही आपको निकाल दिया जाता है। जैसे आप रेलवे क्यों निकालेगा, जैसे मान लीजिए आपके मिसबिहेवियर वगैरह, या फिर और भी मतलब जो 2 साल तक तो वैसे आपका प्रोविजनल पीरियड चलता रहता है, तो उसमें आप कुछ गलतियां वगैरह करते हैं तो रेलवे भी आपको बाहर कर सकता है। तो उस स्थिति में भी रेलवे अगर आपको निकालता है आपके अनुशासन की वजह से, तो भी आपको पैसा देना पड़ जाएगा। यानी कि ट्रेनिंग में जो भी खर्चा हुआ है, वो जितना भी खर्चा, और जो प्रेजेंट में जो रेलवे की क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रही होती है ना, वो प्रेजेंट में उसी बेस पे आपका जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है, कितने दिनों बाद में आप छोड़ रहे हैं वो सब। अगर मान लीजिए बाय द वे आप नहीं छोड़ मतलब आप नहीं देते हैं, आप बिना रेलवे को बताए मतलब निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो जैसे कि अब अगर आप रेलवे के हाथ नहीं लगते हैं, तो फिर जो रेलवे क्या करेगा, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो श्योरिटी दिया हुआ है, उसको जाके पकड़ेगा, वो आपका पैसा देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है नाउ दिस प्रेजेंट विटनेस द एंड इट इज हियर बाय एग्रीड बाय एंड बिटवीन पार्टीज एज फॉलो। जितने भी मतलब जो आपका श्योरिटी वगैरह है, आप खुद है, वो ये जो पॉइंट दिए गए हैं, बोला गया है कि ये आप एग्री करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है, जो आप पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें जो पूरा यहाँ पे लिखी हुई है ना रामायण, इसका मैं आपको हिंदी में और सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कर्मचारी को कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा करनी होगी, और उसकी सेवा सरकार की संतुष्टि के अनुसार होनी चाहिए। सरकार की संतुष्टि के अनुसार मतलब कि आपकी मर्जी से नहीं, कि आप आ रहे हो जब आप, जैसे कि टाइमिंग है 8 आवर्स ड्यूटी टाइम से, और आप जा रहे हो नहीं मैं तो मेरे को ड्यूटी नहीं करना, मतलब मेरे को छोड़ के जाना है, ये तो क्योंकि सरकार से पैसे बचाने इसलिए मैं मेरे 6 घंटे के आऊंगा ताकि सरकार मेरे को परेशान होके बाहर कर दे। तो ऐसा नहीं है, आप उसमें मतलब जो सरकार की संतुष्टि है, बोले तो रेलवे की जो संतुष्टि है वो होनी चाहिए उसके इसी चीजों में। लेकिन ऊपर एक वर्ड आया था मतलब जो अनुशासन आया था ना, उसकी वजह से भी आपको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अनुशासन, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो भी आपको निकाला जा सकता है। मान लीजिए यदि किसी बात पर आप मतलब विवाद होता है और कि सेवा संतोषजनक नहीं था या नहीं है, तो सरकार का फैसला जो होता है ना, वो अंतिम माना जाएगा। यानी सरकार जो रेलवे जो है वो क्या फैसला लेगी, वो आपका अंतिम फैसला होगा, फिर उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दैट द ट्रेनी एंड द श्योरिटी हियर बाय अंडरटेक जॉइंटली। यानी कि आपका जो ट्रेनी कौन, जो खुद कैंडिडेट है वो, और श्योरिटी कौन, जो आपका श्योरिटी देने वाला वो। यहाँ पे जॉइंटली क्या लिए हुए हैं, अंडरटेक लिए हुए हैं, यानी कि एक तरह से सफल मान सकते हैं इसको, वो लिए हैं यहाँ पे सर्वरली टू इंडिमिनिटी एंड रिम्बर्स द गवर्नमेंट टू द एक्सटेंड एज अफोरसेड। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, यदि जो आपका ट्रेनी है यानी कि कैंडिडेट है, वो बॉन्ड की जो शर्तें हैं उसको पालन नहीं करता है, या फिर सरकार का कोई वित्तीय नुकसान होता है, तो जो आपका जो कैंडिडेट है वो खुद, और जो आपका श्योरिटी है वो दोनों उस राशि को चुकाने के लिए जिम्मेदार होंगे। दोनों का मतलब दोनों में से कोई भी, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी। अगर मान लीजिए आपका ट्रेनी अगर बीच में छोड़ के जा रहा है, वो सारे पैसे दे दिया, तो जो आपका श्योरिटी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रेनी नहीं देता है तो श्योरिटी को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में जो बातें चलती रहती है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या बोला गया है, डेट इन द इवेंट ऑफ ट्रेनिंग गेटिंग एन adverse report regarding the progress of his her training, the study of conduct or discontinue his her study of being discharged from the course on the refusal। ये पूरा करके यहाँ पे आपका पूरा गवर्नमेंट लोन तक ये पूरी मतलब इसकी लाइनें वगैरह दी हुई है। इसका मेन मैं आपको बता देता हूँ पूरा है क्या, कि जो आपका कैंडिडेट होता है, ट्रेनिंग जो खुद होता है, मान लीजिए ट्रेनिंग में खराब प्रदर्शन करता है, या फिर उसका अनुशासन की वजह से उसको बाहर मतलब कर दिया जाता है रेलवे के द्वारा, या फिर ट्रेनिंग के बीच में खुद छोड़ के चला जाता है, या उसको कोर्स से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि सर मतलब इस बॉन्ड के अंदर बोला गया है कि आपको मिनिमम 5 साल की सेवा करनी है। अगर वो पूरी नहीं करता है, तो जो रेलवे है उसकी ट्रेनिंग पर जितना भी खर्च हुआ है वो है पूरा मतलब ब्याज सहित लेके, मतलब जितना ब्याज रेलवे के अंदर प्रेजेंट में चल रहा होगा ना,
उस ब्याज के हिसाब से उसको उतना पैसा जितना भी उसकी ट्रेनिंग में, जैसे कि अब ट्रेनिंग में खर्चा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जैसे कि आपका स्टाइफंड आता है, मतलब जो सैलरी के तौर पे आता है ना, वो सैलरी नहीं मिलती है, वो नाम ही होता है उसका स्टाइफंड। स्टाइफंड मतलब आपके खर्चों के मतलब जो कि आपकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, उसके लिए जो सरकार है वो आपको पैसा देती है कुछ, तो उसको स्टाइफंड बोलते हैं। तो स्टाइफंड आता है। उसके अलावा जब आपका ट्रेनिंग हो रहा होता है तो सरकार आपको मतलब अलग से वहाँ पे रूम वगैरह देती है रहने के लिए, नहाने के लिए, पानी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो उन चीज़ों का खर्चा, उसके अलावा प्लस जो भी टीचर आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं कि आपको ट्रेनिंग दे, अच्छे से पढ़ाए आपको, तो उनका मतलब जो भी खर्चा है ना, मतलब उनको जो सैलरी देती है उसका भी आपसे वसूलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक ही कैंडिडेट से वसूलेगी, पूरा डिवाइड होके, और जितना भी वो मतलब हिस्से में आएगा उस हिसाब से, प्लस वहाँ का जो जितना भी आपका इंटरेस्ट वगैरह है वो इंटरेस्ट वगैरह आपसे लेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो बोला गया ना, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी वगैरह से लेके अमाउंट ड्यू हियर अंडर तक, यहाँ पे जो बोला गया है इसको अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो बोला गया है कि जो आपका जो ट्रेनी होता है ना, उसको अगर सरकार के द्वारा, मतलब रेलवे के द्वारा, सरकार यहाँ पे आप सरकार, जो मैं बार बार में सरकार बोल रहा हूँ, रेलवे बोल रहा हूँ ना, तो रेलवे समझना आप, जो रेलवे सरकार है एक तरह से। तो जो ट्रेनी होता है ना, ट्रेनी, अब मान लीजिए वो छोड़ के जा रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो रेलवे आपको टाइम भी दे सकता है कि हाँ ठीक है, इतने टाइम पीरियड के अंदर आप जो है आपका अमाउंट है वो देना है। अगर मान लीजिए वो टाइम पीरियड आपको देता है, यानी कि ट्रेनी को, जो कैंडिडेट है उसको रेलवे के द्वारा टाइम दिया जाता है, कुछ समय की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो आपकी श्योरिटी होता है ना, जो श्योरिटी देता है, उसका मतलब नहीं कि उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यानी कि श्योरिटी का जो उसकी जिम्मेवारी है, जब तक वो पूरा पैसा जमा नहीं करा देगा कैंडिडेट है वो, तब तक श्योरिटी का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बस इसका जो पूरा मेन है ना वो यही बोला गया है। अब आता है दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए इसके मतलब आपको बॉन्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए कोई भी विवाद यहाँ पे होता है, एज टू द इफेक्ट और मीनिंग ऑफ दीज प्रेजेंट और अदरवाइज हाउएवर एक्सेप्ट द मैटर फॉर विच स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड इन दीज प्रेजेंट्स, द सेम शैल बी रेफर टू दिस सोल आर्बिट्रेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए इस बॉन्ड से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो ये मामला डायरेक्ट पहले बात तो कोर्ट में जाएगा नहीं, कहाँ पे जाएगा, तो ये जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो आपका रेलवे सेक्रेटरी होता है ना वो, प्लस उसके साथ कुछ कैंडिडेट होते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे एक मतलब मध्यस्थ, यानी कि जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे नियुक्त किया जाता है और उसी के पास यहाँ पे भेजा जाएगा। और जो मध्यस्थ यानी कि जो आपका आर्बिट्रेशन जो फैसला लेगा ना, वो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। दोनों पक्षों को मतलब रेलवे को मानना पड़ेगा और आपके कैंडिडेट को भी मानना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो ये विवाद है ना, इसकी जो प्रक्रिया चलेगी ना, आपकी जो भी फैसला वगैरह चल रहा होगा उसकी जो भी मतलब प्रक्रिया चलेगी, वो आपकी जो ये आर्बिट्रेशन है वो एक्ट 1940 के अनुसार जो है आपकी ये प्रक्रिया चलेगी। यानी कि भारतीय जो मध्यस्थता कानून है ना उसके अनुसार आपकी प्रक्रिया चलेगी। उसके अलावा अगर दोस्तों नीचे देखते हैं तो देखो यहाँ पे नीचे आपका विटनेस आता है, 4 यहाँ पे विटनेस रहेंगे, यहाँ पे आपके खुद के साइन रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके खुद के साइन रहेंगे, ठीक है ना। साइन होने के बाद में यहाँ पे 4 विटनेस होते हैं। अब मैं बताऊं, श्योरिटी आपका अलग हो गया, विटनेस आपके अलग होते हैं। विटनेस में आप किस किस के साइन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे विटनेस में आपके आपके जो फादर है या फिर आपके ब्रदर है, आप मतलब मान लीजिए 2 ब्रदर है, 3 ब्रदर है, तो आप दोनों तीनों से भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके अड़ोस पड़ोस में जो मतलब आपके क्या बोलते हैं पड़ोसी है, उनसे भी आप यहाँ पे जो बाकी के आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ना 2 श्योरिटी और, तो यहाँ पे भी आप वो करवा सकते हैं। इन दोनों में जो है आप अलग अलग, लेकिन जो चारों विटनेस हैं ये चारों के चारों अलग होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे चारों विटनेस है, ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको अब इसका जो फाइनल जो मेन चीज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको मैंने बीच में बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, कि अगर मान लीजिए आपने 4-5 यहाँ पे रीजन बताया है कि रेलवे के द्वारा आपको खुद को निकाल दिया, ठीक है, या फिर आपको खुद की गलती की वजह से आप बाहर हो गए, कि मान लीजिए आपने कुछ मिसबिहेव वगैरह किया, आपकी जो अनुशासन है वो अच्छा नहीं है उस वजह से, या फिर आप ट्रेनिंग में खराब प्रदर्शन की वजह से भी आपको बाहर कर दिया गया है, तो ये कुछ रीजंस है। या फिर मान लीजिए आप खुद जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो भी है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे आपको साफ साफ बताया है कि पहले बात तो मिनिमम 5 साल की सर्विस करनी है। मान लीजिए 5 साल की आप सर्विस करके जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल रेजिग्नेशन भी देके जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप जाते हैं तो जो भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले बात तो प्रॉपर एनओसी लेना है। अगर एनओसी रेलवे मान लेती है, जिस भी जोन में आप है वहां से आपको एनओसी इश्यू कर देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइम पीरियड मतलब जो भी आपका सर्विस रिकॉर्ड है ना
पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप ऐसे मतलब मानते हैं कि मैं मतलब लो ग्रेड में जा रहे हैं या फिर मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं करना है, उस स्थिति में आपको ट्रेनिंग के अंदर जितना भी आपको स्टाइफंड के तौर पे पैसा मिलता है, तो स्टाइफंड का तो वो पूरा पैसा लेगा ही। उसके अलावा आपको जैसे कि आपका वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, जैसे टीचरों के ऊपर, आपके रहने के ऊपर और भी चीजें देखी जाएगी, उन सभी का देख के और पूरा पैसा यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे मैं रिसेंटली आपको बता दूं, जो हमारे इधर से मतलब हमारे इधर से नहीं है, 1-2 मेरे जानकार थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने जब यहाँ पे छोड़ के गए ना, वो जो रेलवे के अंदर ट्रेनिंग के अंदर ही छोड़ के गए थे, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने रिजाइन मार के नॉर्मल जो रेजिग्नेशन होता है वो दे के और फिर वो निकल लिए। तो लगभग उनको जैसे कि स्टेशन मास्टर था, तो स्टेशन मास्टर को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए उसको पे करना पड़ा, मतलब 3 महीने की, 90 डेज की या 100 डेज का आप मान सकते हो, इतने दिनों में उसको जो है 3-3.5 लाख रुपए दे के मतलब वो गया यहाँ से। अब उसको स्टाइफंड के तौर पे कितना मिला, तो मैं आपको बता दूं, स्टाइफंड के तौर पे उसको लगभग 1.5 लाख रुपए मिला था। 1.5 लाख या 1,60,000 के समथिंग, बाकी और एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ के और वो 3 लाख तक के समथिंग वो पहुंच गया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पूरा आपका इंडिविनिटी बॉन्ड को लेकर। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से बोल भी रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब छोड़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उनको रेलवे एक्चुअल में ज्वाइन नहीं करना है, उनका जो सपना है वो अलग ही है, कुछ और बनने का, जैसे कि एसएससी में इनमें। तो ठीक है, वो आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका मतलब या तो आप सर्विस पीरियड पूरा कीजिए, नहीं करते हैं तो आप जो है जो अमाउंट है रेलवे के द्वारा तय किया गया है वो पूरा पे करके जाइए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और हाइप देना ना भूलें, क्योंकि उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।